नमस्कार बच्चों। कल के व्याख्यान में छंद प्रकरण के अंतर्गत हम लोगों ने विस्तार से बात की मात्रा निर्धारण के ऊपर और मात्रा का निर्धारण होने के पश्चात लघु और गुरु का निर्धारण होने के पश्चात ह्रस्व और दीर्घ को पहचान लेने के पश्चात जो स्टेप आता है, वो जो कदम आता है, अगला जो कदम आता है वो ये है कि हम गण निर्धारण करते हैं छंद के निर्धारण के लिए। तो गण का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमने मात्राओं को निर्धारित किया। तो मात्रा निर्धारण जिसे कहें कि बेसिक ज़रूरत है या मूल जो उसकी सीढ़ी है, तो आधार है छंद का। और आधार का निर्धारण जब हमने कर लिया है, यानी कि हमने लघु और गुरु का जब निर्धारण कर लिया, तब एक समय आता है कि हमें गण निर्धारित करने पड़ते हैं। तो वो जो गण है वो 3-3 वर्णों के एक गण जो है वो बने हुए हैं, और उन गणों के आधार पर फिर छंदों का निर्धारण होता है। क्योंकि छंद के जो लक्षण हैं उनमें इस तरीके से बताया जाता है कि कौन सा गण होगा, किस क्रम से होगा, तब जाकर के आप उसका छंद की पहचान कर पाते हैं। तो कौन कौन से गण होते हैं वो एक ये जो पद्य आपके सामने दिखाई दे रहा है उसमें बताया गया है। गण का नाम और उस गण में क्या होता है वो सब। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखें आप, म त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर यह जो गुरु मध्यगतः रल मध्य सोअंत गुरु कथितो अंत लघुस्तः। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में जो गण होते हैं वो जो है हमने पहले देखा था कि जब मैंने आपको बहुत ही सरल विधि में बताया था, ये माता राजभान सलगम, तो यगण होता है, मगण होता है, तगण होता है, रगण होता है, जगण होता है, और भगण, नगण, सगण, ये सब जो है वो गण होते हैं। इन गणों में कौन कौन से वर्ण होते हैं इसको परिभाषित करते हुए, उसको समझाते हुए ये जो पद्य है वो आपके सामने रखा गया है। और इसमें बताया है कि कौन से गण में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो जब हमने देखा कि यगण, मगण, तगण, रगण, भगण, नगण और सगण, इस तरीके से ये जो है हमने देखा य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, 8 जो गण होते हैं। इन गणों में कौन कौन से वर्ण होते हैं वो हमारा संस्कृत का छंद शास्त्र जो है उसका निर्देश करता है कि मह त्रिगुरु। मह, ये जो गण है इनमें से जो म है यानी कि जो मगण है, यानी कि उस गण का नाम उस आधार पर रखा गया है कि उसका जो पहला वर्ण है वो किस प्रकार का है। तो मह त्रिगुरु, जो म है यानी कि जो मगण है वो त्रिगुरु यानी कि 3 गुरु वर्ण वाला होता है। मगण जो है वो 3 गुरु वर्ण वाला होता है, यानी कि जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं उसको वो मगण है। और त्रिलघुश्च नकारो हो, और नकार यानी कि जो नगण है वो त्रिलघु, 3 लघु वर्ण वाला जो होता है वो नकार यानी कि नगण होता है। तो 3 गुरु वाला मगण होता है और 3 लघु वाला नगण होता है। इसका मतलब मगण में 3 गुरु, नगण में 3 लघु होते हैं, भादि गुरु, और भ जो है वो आदि गुरु। भ में जो है यानी कि जो भगण है उसमें आदि वर्ण गुरु होता है। तो जब केवल आदि वर्ण का निर्देश किया गया है कि आदि वर्ण गुरु होता है, तो शेष जो है वो बोधगम्य है कि शेष के जो 2 होते हैं वो लघु होते हैं। तो भादि गुरु का मतलब है कि भ जो है उसमें आदि वर्ण गुरु होता है। इसका मतलब भगण में जो है आदि वर्ण गुरु होता है और जो शेष 2 वर्ण हैं वो लघु होते हैं। और पुनर आदि लघुर य, और य जो है य यानी कि यगण, यगण जो है वो आदि लघु यानी वो आदि वर्ण उसका लघु होता है, यानी कि उसका पहला वर्ण जो है वो लघु होता है। तो पहला वर्ण लघु होता है, इसका मतलब
कि बाकी के जो 2 वर्ण हैं वो गुरु होते हैं। इसका मतलब यगण में पहला वर्ण लघु होता है और बाकी के 2 जो है वो गुरु होते हैं, यानी कि लघु गुरु गुरु ऐसा जहाँ आता है वो यगण होता है। भादि गुरु में पहला वर्ण गुरु होता है, यानी कि बाद के जो 2 हैं वो लघु होते हैं। इसका मतलब गुरु लघु लघु ऐसा जहाँ आता है वहाँ पर भगण होता है। और जो गुरु मध्यगतः, और जो जगण है उसमें गुरु मध्यगतः, जो गुरु है वो मध्य में आता है, यानी मध्य में आता है गुरु। इसका मतलब है कि आसपास के जो है वो दोनों लघु होते हैं। इसका मतलब है कि लघु गुरु लघु ऐसा जहाँ होता है वहाँ जगण होता है। जो गुरु मध्यगतः, इसका मतलब है कि जगण में गुरु मध्य में होता है। इसका मतलब है कि लघु पहले और अंत वाले होते हैं, यानी आदि में लघु होता है, अंत में लघु होता है और मध्य में गुरु होता है, वहाँ पर जो है जगण होता है। और र ल मध्य, रगण में ल यानी लघु मध्य मध्य में होता है, रगण में लघु वर्ण मध्य में होता है। इसका मतलब ये है कि आदि और अंत में गुरु होता है। र ल मध्य का मतलब है कि रगण में ल यानी लघु मध्य में मतलब मध्य में होता है। तो रगण जो है, रगण है उसमें लघु मध्य में होता है। इसका मतलब आदि में और अंत में गुरु होता है। इसका मतलब ये है कि गुरु आदि में, लघु मध्य में और फिर गुरु अंत में जहाँ होता है वहाँ पर रगण होता है। इसका मतलब है कि गुरु लघु गुरु ऐसा क्रम जहाँ होता है वहाँ रगण होता है। और सो अंत गुरु, स यानी कि जो सगण है उसके अंत में गुरु होता है। इसका मतलब कि उसके शुरू में 2 लघु होते हैं, तो लघु लघु गुरु ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर सगण होता है। सह अंत गुरु, इसको समझें। स यानी जो सगण होता है वो अंत गुरु, अंत में गुरु वाला होता है। इसका मतलब ये है कि अंत में गुरु है और 3 वर्ण होते हैं, तो इसका मतलब पहले 2 वर्ण जो है वो लघु होते हैं। तो लघु लघु गुरु ऐसा जहाँ होता है वहाँ सगण होता है। और कथितो अंतः लघु तः, अंत लघु, अंत में लघु जहाँ होता है वहाँ तः कथितः, त जो है वो कहा गया है। इसका मतलब जो तगण है उसमें अंत में लघु होता है, अंत में लघु होता है। इसका मतलब कि शुरू के जो 2 हैं वो गुरु होते हैं, तो इसका मतलब है गुरु गुरु और लघु जहाँ होता है वहाँ पर तगण होता है। तो इस तरीके से यहाँ इस पद्य में 8 जो गण हैं उन गणों में वर्णों का निर्धारण किया गया है कि हम गण का निर्धारण कैसे करेंगे कि यगण कहाँ है, मगण कहाँ है, तगण कहाँ है और रगण कहाँ है, जगण कहाँ है, भगण कहाँ है, सगण कहाँ पर है। तो और जो है ये जहाँ पर बताया गया है, तो इस तरीके से हम बताएंगे कि यगण मगण तगण रगण जगण भगण और नगण और सगण में कौन कौन से वर्ण होते हैं उसको यहाँ पर समझाते हुए कहा कि देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ पाएंगे आप कि एक गण में 3 गुरु होते हैं, एक गण में 3 लघु होते हैं, एक गण में आदि में गुरु होता है, एक गण में आदि में लघु होता है, एक गण के मध्य में गुरु होता है, एक गण के मध्य में लघु होता है, एक गण के अंत में गुरु होता है और एक गण के अंत में लघु होता है। तो ये 2-2 के जोड़े हैं कि 3 गुरु 3 लघु, आदि गुरु आदि लघु, मध्य गुरु मध्य लघु, अंत गुरु अंत लघु। इस तरीके से ये 8 जो है हमारे गण हैं। तो इसको याद कर लें, आप लोग याद कर लेंगे तो गण का निर्धारण करना बहुत आसान हो जाएगा। मोह त्रिगुरु का मतलब है मगण में 3 गुरु होते हैं। नकारः त्रिलघुश्च का मतलब है नगण में 3 लघु होते हैं। भादि गुरु आदि गुरु भगण होता है, यानी कि गुरु लघु लघु ऐसा भगण होता है। आदि लघु यगण होता है, यानी कि जिसके अंत आदि में लघु होता है वो यगण है। इसका मतलब है कि लघु गुरु गुरु ऐसा जहाँ होता है वहाँ पर जो है वो यगण होता है। जो गुरु मध्य यानी कि मध्य में जब गुरु होता है तो जगण होता है। इसका मतलब
लघु गुरु लघु ऐसा जहाँ होता है वहाँ जगण होता है। र ल मध्य यानी कि जब लघु मध्य में होता है तो रगण होता है। जब लघु मध्य में होता है इसका मतलब आसपास गुरु होता है, तो गुरु लघु गुरु ऐसा जहाँ होता है वहाँ रगण होता है। सो अंत गुरु यानी कि जहाँ अंत में गुरु होता है वो सगण होता है। इसका मतलब शुरू के दो लघु होते हैं, इसका मतलब लघु लघु गुरु जहाँ होता है वहाँ पर सगण होता है। और अंत लघु अंत में जब लघु होता है तब जो है तगण होता है। इसका मतलब ये है कि अंत में लघु होगा, इसका मतलब शुरू के दो जो है वो जो है गुरु होंगे। तो गुरु गुरु लघु जैसे वहाँ होगा वहाँ पर जो है वो तगण होगा। तो 3 गुरु मगण, 3 लघु नगण, आदि में गुरु भगण, आदि में लघु यगण, मध्य में गुरु जगण, मध्य में लघु रगण, अंत में गुरु सगण, अंत में लघु तगण। इस तरीके से गणों का निर्धारण होता है। जहाँ पर वो एक निर्देश कर रहे हैं, इसका मतलब दो जो शेष हैं वो हमको समझने हैं, बोधगम्य है वो। तो यहाँ पर दो जगह तीनों गणों का निर्धारण कर दिया है और दो जगह आदि वर्ण कौन सा होता है वो बताया है, दो जगह अंत वर्ण कौन सा होता है वो बताया है, दो जगह मध्य वर्ण कौन सा होता है वो बताया है। तो जहाँ उन्होंने आदि वर्ण बता दिया है तो शेष हमको समझ जाना है कि आदि गुरु है तो शेष दो लघु होंगे। आदि वर्ण उन्होंने लघु बता दिया है, इसका मतलब शेष जो है वो दो गुरु है। आदि वर्ण गुरु मध्य वर्ण उन्होंने बता दिया है गुरु, तो शेष जो है वो लघु है। मध्य वर्ण उन्होंने लघु बता दिया है, इसका मतलब शेष दो गुरु है। अंत वर्ण उन्होंने गुरु बताया है यानी कि शुरू के दो लघु है। अंत वर्ण अगर लघु बताया है तो शुरू के दो गुरु है। इस तरीके से हमें इसको याद कर लेना है और समझ लेना है। तो जहाँ भी अगर आप देखेंगे कि 3 गुरु मात्राएं हैं, इसका मतलब वहाँ मगण है। जहाँ देखेंगे कि 3 लघु मात्राएं हैं, इसका मतलब नगण है। जहाँ देखेंगे कि शुरू में गुरु और अंत में 2 लघु है तो भगण है। जहाँ देखेंगे कि शुरू में लघु और 2 गुरु अंत में है तो वहाँ पर यगण है। जहाँ देखेंगे कि गुरु मध्य में है और आदि और अंत में लघु है तो जगण है। जहाँ देखेंगे कि मध्य में लघु है और आदि और अंत में गुरु है तो रगण है। जहाँ देखेंगे कि अंत में गुरु है और दोनों आदि जो है वो लघु है तो सगण है। जहाँ आप देखेंगे कि अंत में लघु है और शुरू के 2 गुरु हैं तो वहाँ पर तगण है। इस तरीके से मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण के वर्णों का निर्देश यहाँ एक पद्य के भीतर आपको दिए गए हैं और इसमें आप मात्राएं जो है वो लगा करके देख सकते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार से वर्णों का निर्धारण करेंगे और उसके बाद हम गणों का निर्धारण करेंगे। तो इस तरह से आप गण निर्धारण कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। तो वो हमने संज्ञा प्रकरण में देखा है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो वो जो है ऊ वर्ण के निर्धारण पर हमने मात्रा निर्धारित की थी, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। जो एक मात्रिक होता है वो ह्रस्व होता है और द्विमात्रिक जो उससे दुगनी जो श्वास की मात्रा लगती है तो वो गुरु होता है। ह्रस्व और दीर्घ होता है। तो जो दीर्घ है उसको यहाँ गुरु कहा है और जो ह्रस्व है उसको यहाँ लघु कहा है। लेकिन जो दीर्घ है उसका उन्होंने और भी जगह निर्देश किया है कि जो दीर्घ है वो गुरु होता है, जो संयुक्त वर्ण से पहले वाला है वो गुरु होता है, जिसमें अनुस्वार लगा होता है वो गुरु होता है, जिसमें विसर्ग लगा होता है वो गुरु होता है। और इसके अलावा जो है जो अंत है उसके भीतर जो है उसका जो विकल्प से हम उसको गुरु मान सकते हैं। तो संयुक्त वर्ण से पहले वाले को, दीर्घ वर्ण को, अनुस्वार वाले को, विसर्ग वाले को गुरु माना जाता है और अंत वाले को छंद की आवश्यकता के अनुसार गुरु माना जाता है। तो ये तो हुए लघु और गुरु। और 3-3 के गण बनाते हैं हम, क्योंकि छंद का जब लक्षण किया गया है तो उसमें गण अथवा मात्रा के आधार पर उसका लक्षण किया गया है। यदि मात्रा का लक्षण किया गया है तो हम मात्राओं की गिनती करेंगे। ह्रस्व को 1 मात्रा मानेंगे, दीर्घ को जो है वो लघु को 1 मात्रा मानेंगे और गुरु को हम 2 मात्रा मानेंगे और इस तरीके से हम मात्राओं का निर्धारण करेंगे। जहाँ
गण का निर्देशन किया गया है, वार्णिक छंद है, तो वर्णों की गणना करेंगे और 3-3 वर्णों के एक एक गण बनाएंगे और गण के आधार पर छंद पे उसको परखेंगे, परीक्षा करेंगे और उसके बाद हम निर्धारित करेंगे कि यहाँ पर ये छंद है। तो इस प्रकार से आप पहले गुरु और लघु का निर्धारण करें, उसके बाद 3-3 गणों का निर्धारण करें और उसके बाद आप छंद का निर्धारण करें। इस प्रकार से जो है ये गण का निर्धारण है। यदि आप इस तरीके से मात्राएं सही लगाएंगे, सही और गुरु और लघु को पहचान करेंगे, सही गण बनाएंगे, तो आपके छंद में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। तो इससे पहले हमने इंद्र वज्रा छंद का लक्षण और उदाहरण देखा था। आज हम लोग जो है वो मालिनी छंद का उदाहरण और लक्षण अगले व्याख्यान में हम देखेंगे।